बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम आपको ENG 101 की प्रिपरेशन में आपको करवाऊंगा और इसमें मैं आपके साथ हैंडआउट्स भी साथ साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर कि आपने हर चीज़ को ज़रा अच्छी तरह सुनना है। आपका जो सिलेबस है वो 19 से लेके 45 तक है। पहला क्वेश्चन देखें, आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ पे करनी है। कनेक्टर, कनेक्टर का मतलब होता है जो चीज़ आप कनेक्ट करते हैं, जिस तरह बिकॉज ऑफ है या ड्यू टू है। जिस तरह से आई एम नॉट अटेम्प्टिंग द पेपर बिकॉज आई वॉज इल, मैं पेपर को अटेम्प्ट ना कर सका क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पे ये कनेक्ट है, बिकॉज जो है ये कनेक्टर है। इसी तरह से वो कह रहा है कि जो आपके पास सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होता है और मर्करी, ये क्या है, ये पॉइजियस है किन वुमेन्स के लिए जो कि इन्वेस्टिगेट करती हैं या जो इंजेक्शन होती है प्रेगनेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे ये पॉइजियस आएगा। सिंपल, ये एक एन इनअप्रोप्रिएट जुमला लेकिन आपको पेपर में आया हुआ है, तो मेक श्योर बस इसका यही है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं शायद समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है यहाँ पे देना। नेक्स्ट पर आते हैं, तो चैप्टर या क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब। इसमें देखें, आपने कॉज और इफेक्ट्स बताने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा मैं आपको आपके हैंडआउट से भी एक दफ़ा कॉज और इफेक्ट बता दूंगा। कॉज और इफेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ आता होता है। कॉज क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है। कॉज का मतलब होता है वजह और इफेक्ट का मतलब होता है कि उसकी वजह से क्या असर हुआ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं, या कोई आपसे इस तरह अगर जुमला अगर आपको दिया जाए, जिस तरह यहाँ पर ही देखें, आयरन एज फास्ट एज, मैं जल्द जितना हो सकता था उतनी तेज भागा, एज आई कुड यानी मैं जितना फास्ट हो सकता था, जितना मैं तेज दौड़ सकता था मैं दौड़ा। पासिंग ऑल द अदर रनर्स इन द रेस, मैंने तमाम तर अदर रनर्स को यानी कि तमाम तर जो भी बागी भागने वाले लोग थे उनको पास कर लिया, पीछे छोड़ दिया। आई वॉज नॉट इवन टायर्ड, और मैं थका भी नहीं इधर। इधर का मतलब इसके बावजूद भी। आई वॉन द रेस, मैं रेस को जीत गया। देखो ये क्या है। अब अफेक्ट क्या है इसमें, अफेक्ट देखिए ये कि मैं जितना तेज भागा, अब जितना जल्दी भागने से उस पर इसका जो है वो कोज या अफेक्ट क्या पड़ा कि वो रेस जीत गया। ठीक है, आपने ये बताना है कि कोज और अफेक्ट में बेसिक डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं। देखो कोज, वजह क्या बनी कि वो जल्दी से जल्दी भागा, ये वजह थी। क्या वजह थी उसकी, कि वो जीतना चाहता था। तो ये कोज और अफेक्ट का मेन जो है। अब मैं आपको ज़रा इसको अगर ईजी सेंटेंस में बताऊं तो इसको इस तरह समझ लें कि वो अपना पेपर बीमारी की वजह से नहीं दे सका। तो देखो बीमारी की वजह, तो जो वजह है वो बीमारी है, और जो पेपर उसने नहीं दिया, तो जो पेपर नहीं दिया तो डेफिनेटली वो उस पेपर में वो फेल हो गया। तो ये अफेक्ट है उसका। कॉज का मतलब वजह और अफेक्ट का मतलब कि उस आपने रिजल्ट बताना है, तो आपसे अफेक्ट पूछ रहा है। देखो अफेक्ट क्या है, तो देखो अफेक्ट क्या हुआ, ये सारा काम करने की वजह से अफेक्ट ये हुआ कि वो रेस को जीत गया। तो ये रेस को जीतने वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है इसका राइट है। पेपर में अगर कोई भी जुमला है आपने इसी कॉन्सेप्ट को बताना है। अफेक्ट कहते हैं रिजल्ट को, कॉज कहते हैं वजह को। तो ये दोनों बातें ज़रा आपने याद रखनी है। उसके आगे जनाब आपने सुटेबल जो एक आपको यहाँ पे कनेक्टर वर्ड है या जो यहाँ पे सुटेबल वर्ड है उसको आपने जो है वो चूज़ करना है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता, दीज फ्लावर्स आर डैश टू न्यू इंग्लैंड, एट लीस्ट आई हैव नेवर सीन दैम। तो देखें ये आपके पास इन डाइजियंस आएगा या इन डाइजीनियस आएगा। ये सिंपल एक जुमला है, सिंपल एक वर्ड है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। सिंपल आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। उसके आगे देखें जनाब, आपने आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर्स को। ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। देखो ओवर सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, fascinations with celebrities' lives have resulted in recent stalking incidents। हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, वो सेलिब्रिटीज जहाँ पे लाइव करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है जी, हम रिसेंटली स्टॉकिंग कर रहे होते हैं या रिसेंटली हम स्टॉल कर रहे होते हैं। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो एक अपोस्ट्रोफी एरर होता है। अब वो अपोस्ट्रोफी एरर कहते हैं कि इसको हैंडआउट्स पे जाकर देखते हैं। यहाँ पे देखें लेक्चर नंबर 29, ये देखो टू वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ पंचुएशन, यानी कि जो पंचुएशन है जहाँ पे कोमास की मिस्टेक आती है उसे अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। तो यहाँ पे इस जुमले के अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो बेसिकली जुमलों की हैं, यानी कि यहाँ पे इन्होंने सेलिब्रिटीज लाइव, यानी कि यहाँ पे ना फुल स्टॉप या आपके पास जो कोमास एरर है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही तरह की हुई है। तो ये आपके पास हो सकता है, जिस तरह आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ओवर सोसाइटीज fascination with celebrities lives या with celebrities life has resulted in recent stalking incidents। तो यहाँ पे ये इस तरह से वर्किंग होती है। तो ये आपके पास अपोस्ट्रोफी एरर है, यानी कि जहाँ पे कोमास को मिसप्लेस किया गया हो या जहाँ पे कोमा लगाने वाला हो लेकिन वहाँ पे लगाया ना गया हो, इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी एरर। ठीक है, उसके आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एग्जिस्टिंग इन एग्जिस्टेंस। क्या क्या है जी, एग्जिस्टिंग इन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, तो ये बेसिकली एक्सटेंट वर्ड है। एग्जिस्टिंग इन एग्जिस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक्सिस्ट करना, एक्सटेंड करना। तो एक्सटेंड इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके,
कंप्लीट करें जी सेंटेंस को। ये भी आपके पास जो है ना ये ग्रामेटिकल एरर होती हैं, और ये कम से कम आप कह सकते हैं कि कम से कम आपसे 5 या 6 ये मस्ट पेपर में पूछी जा रही होती हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी कि आप इसको ज़रा अच्छी तरह समझें। कोई भी आपके पास यहाँ पे नाम होता है, जिसने आप यहाँ पे इसने सारा दिया हुआ है, सारा विश्ड टू अटेंड द डांस पार्टी। सारा की ये ख्वाहिश है कि वो अटेंड करे जी किसी भी डांस पार्टी को। डैश शी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रेस। लेकिन देखिए मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली वो वर्ड निकल गया। यहाँ पे जो आता है, अगर आप ट्रांसलेट करना जानते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपके सामने आएगा कि सारा चाहती है कि वो पार्टी को अटेम्प्ट करे, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर ड्रेस ही नहीं है। तो बट यहाँ पे इसका राइट, क्योंकि बट की उर्दू होती है लेकिन, तो BUT बट, ये इसका राइट ऑप्शन है। ये देखिए, क्योंकि सारा चाहती है वो पार्टी को अटेम्प्ट करे, लेकिन उसके पास एड्रेस प्रॉपर नहीं है, तो वो जा नहीं सकती है। तो बट इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे देखिए, तो आपने सेंटेंस बताना है करेक्ट पंक्चुएशन के साथ। पेपर में ये मस्ट आपसे पूछा जाएगा, एक सेंटेंस जरूर आता होता है। देखिए जरा, अब इसमें क्या है, इसमें ये देखो, इसमें ना आपने करेक्ट पंक्चुएशन ढूंढनी है। जब भी आप कोई भी डेट मार्क करते हैं ना, तो उस डेट को मार्क करने के बाद हम जो लगाते हैं वो कोमा लगाते हैं, यानी कि कार्लोस स्टार्टेड स्कूल ऑन सितंबर 8 2004। इसी तरह देखें 8 2004 है, फिर 8 2004 और फिर 8। अब यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो ये आखिरी वाला है। ठीक है, मैं इसको ज़रा वैसे सारा कर देता हूँ। देखो ये गलत लगाया है इसने, ये वाला ऑप्शन नहीं है इसका, ये वाला ऑप्शन है इसका। हमेशा डेट के अंदर ना हम कोमा मार्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये सेमी कोलन नहीं आता, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये भी नहीं आएगा। ये वाला आपके पास राइट ऑप्शन है दिस वन, क्योंकि हमेशा कोमा आपके पास मार्क होता है। तो ये वाला ऑप्शन इन्होंने गलत मार्क किया हुआ है, इसका ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला इसका ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको इसका डेट लिखने का पैटर्न भी बताता हूँ अकॉर्डिंग टू पंचुएशन। हम इसको गूगल से देखते हैं, वहां से भी आपको ये नजर आएगा साफ जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये आपके पास है, देखो यहाँ पे मई, उसके आगे 12, फिर कोमा। तो ये जो कोमा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये कोमा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो ये आपके पास डेट लिखने का पैटर्न होता है। ये देखें, अब उसने यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डॉट लगाया हुआ है, डजंट मैटर, बट ये कोमा बहुत ज़रूरी है। इस कोमे को वहाँ पे इन्होंने गलत मार्क किया हुआ है, तो ये आपके पास गलत मार्क हुआ हुआ है। देखो ये यहाँ पे कोमा नहीं है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो चौथा वाला है, ये वाला। ठीक है, ये इसकी करेक्ट है, ये वाला यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेरियाज नो वन कुड बिलीव दैट शी हैड मैरिड हिम। कोई भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा कि ये मैरिड है उसके साथ। तो ये क्या है, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। अब सेंटेंस फ्रेगमेंट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट पूछा जाएगा। क्या होता है जी सेंटेंस फ्रेगमेंट, इसको भी जरा अच्छी तरह समझते हैं। वैसे जो सेंटेंस फ्रेगमेंट का मीनिंग होता है वो ये होता है कि ये आपके पास सेंटेंस फ्रेगमेंट है, इसका मतलब है कि जो आपको एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, आपको समझ आ रही कि वो आपसे क्या बात कर रहा है, तो ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप चेक करें तो कोई भी बंदा इस बात पे यकीन नहीं कर रहा कि वो उससे शादी या इसकी उससे शादी हो गई है, तो ये कंप्लीट थॉट है, तो ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। ठीक है, सेंटेंस फ्रेगमेंट का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपको एक कंप्लीट जो है वो थॉट दे रहे हैं। कॉमा सप्लाइज का मतलब है जहां पे कॉमा मिसप्लेस्ड है। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है जहां पे दो सेंटेंसेस कंपाउंड यानी जुड़े हुए होते हैं। इस तरह कंपाउंड कम्प्लेक्स का मतलब है जहां पे दो सेंटेंसेस आपस में एक दूसरे के साथ फुली वे में जुड़े हुए होते हैं। तो ये वाला इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है जी, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला बनेगा कि इट इज द सेंटेंस फ्रेगमेंट। ठीक है, इस बात को भी आपने जरा याद रखना है, पेपर में सेंटेंस फ्रेगमेंट आपसे जरूर पूछे जाएंगे। उसके आगे आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, आपने दोबारा ग्रामेटिकल एरर को जो है वो फाउंड करना है। यहाँ पे भी देखें ये आपके पास दोबारा से पंचुएशन एरर है, क्योंकि यहाँ पे देखो सोसाइटी क्या है जी, फेस्टिनेशन विद वेट लॉस कैन बी सीन इन द पॉपुलैरिटी ऑफ द डाइट सच एज, यहाँ पे नहीं आना था, ये इसने कॉलन नहीं यहाँ पे आना था, सच एज यहाँ पे कॉलन का कोई काम नहीं है। कॉलन में हमेशा टाइम के साथ यूज होता है, जैसे कि इट्स 2 o'clock, तो देखें इट्स 2 o'clock, तो ये टाइम की जिम्मे में आता है। तो ये यहाँ पे सच एज के बाद कोमा आना था, लेकिन यहाँ पे गलत मार्क हुआ है, तो ये आपके पास पंचुएशन एरर है। ठीक है, तो इस बात को भी आपने एक दफ़ा याद रखना है कि पेपर में आपसे जो है वो ग्रामेटिकल एरर पूछे जाएंगे, और ज़्यादातर ग्रामेटिकल एरर आपसे पूछे जाएंगे पंचुएशन के बारे में। तो मेक श्योर आपने ज़रा पंचुएशन को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ हो पेपर में जाने से पहले। ठीक है जी, नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके अंदर देखें, दोबारा से आपने बताना है कॉज और इफेक्ट को, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। कॉज का मतलब होता है वजह, इफेक्ट का मतलब क्या है, उस वजह से आपको क्या नतीजा मिला, उस वजह से आपके पास क्या रिजल्ट आया। तो देखिए जी, हिस्सा
स्टार्विंग चिल्ड्रन देयरफॉर ही हेल्प। उसने क्या किया, उसने एक स्टार्विंग चिल्ड्रन को देखा, अब इसलिए उसने उसकी मदद की। अब यहाँ पे जो बेसिक जुमला आपके पास बनता है, ये यहाँ पे जो बेसिक आपने बताना कि क्या कॉज है या क्या अफेक्ट है, आपने वर्ड को ज़रा जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ड चेकआउट करें, तो यहाँ पे जो वर्ड आपके पास स्टार्विंग है, ये आपके पास यहाँ पे कॉज और अफेक्ट है। अब कॉज और अफेक्ट का मतलब वजह और उसका नतीजा। पे देखो, ही सा स्टार्विंग चिल्ड्रन, तो स्टार्विंग का मतलब भूखा बच्चा जो था उसने देखा, उसने इसीलिए उसने उसकी हेल्प की। तो यहाँ पे कॉज क्या है, कॉज है जी वो भूखा था, और अफेक्ट क्या हुआ कि उसने उसकी मदद की। तो आपने कॉज और अफेक्ट वर्ड को बताना जो कि दोनों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करा, तो वो यहाँ पे स्टार्विंग आएगा, क्योंकि वो भूखा था, उसने पता लगा ये भूखा है, उसकी वजह से उसने उसकी मदद की या उसने उसकी हेल्प की। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये स्टार्विंग आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 या नेक्स्ट क्वेश्चन, सम टाइम अक्सरकात ऑयल डैश टू द सरफेस टू फॉर्म टार पिट्स। सिंपल, ये आपके पास एक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए शर्त ये होती है कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का और ई एस का इजाफा करना है, चूंकि यहाँ पे स्पिल्स आएगा। अब ये इसका सिंपल है, यानी कि एस का आपने इजाफा किया, तो ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। वर्ब क्या होता है, आपने वर्ब एप्रोप्रिएट जो भी है उसको यहाँ पे बताना है। वर्ब हम कहते हैं जनाब काम करने को। फर्ज करें जिस तरह खाना पीना आना जाना, ये सब वर्ब हैं, तो वर्ब हम इसको कहते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है, शी डैश ऑन ट्राइंग टू पास हर ड्राइविंग टेस्ट बट फेल्स एवरी टाइम। देखो, वो कोशिश करता है कि वो हर दफ़ा ड्राइविंग टेस्ट पास कर ले, लेकिन वो क्या होता है, फेल हो जाता है। हैड केप्ट ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब है था, यानी कि वो कोशिश करता था, ये गलत हो जाएगा। इस कीपिंग ये बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यू का जुमला है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। कीप्स ये इसका राइट जुमला होगा, केप्ट नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब कीप्स क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो वो हमेशा कोशिश करता है, यानी करता आ गया। अगर आखिर में ता ती और ते के कॉन्सेप्ट आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे कीप्स आएगा और आगे ट्राइंग उसने लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली कंपोजिशन ऑफ टेंस और बेसिक यूजेज है। तो शी कीप्स वो रखता है, ये वर्ब है, क्योंकि रखना क्या है, ये काम करना है, यानी वो कोशिश कर रहा है पास करने की। तो यहाँ पे कीप इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर व्हाट हैपन नेक्स्ट। कोई मसला नहीं या कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी आपने एप्रोप्रिएट वर्ब ही को फाइंड करना है। वट क्या हैपन होगा या क्या होगा नेक्स्ट, जब आई विल हेल्प यू, जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, ये बात यहाँ पे जरा याद कर लें, आई और वी के साथ हमेशा शेल लगता है, ठीक है, लेकिन ये उस केस में लगता है जब आपके पास इस तरह से होता है कि मैं ये काम करूंगा, यानी आई विल डू इट। और जब आप कहते हैं मैं ये काम जरूर करूंगा, तो वहां पे आई जो वी है इसके साथ उल्टी हो जाती है, यानी कि इसका शेल लगता है और बाकी तमाम चीजों के साथ विल लगता है। तो आई और वी, जब आप कहते हैं ना मैं ये काम जरूर करूंगा, तब आई और वी के साथ जो है हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ही शी इट डैट दोस्त तमाम तरह के साथ शेल का इस्तेमाल करते हैं जब आप कहते हैं मैं ये काम जरूर करूंगा। अगर आपके जुमले में जरूर नहीं है, तब आई और वी के साथ हम जो मार्क करेंगे वो हमारे पास बेसिकली शेल होगा और बाकी तमाम सब के साथ विल होगा। तो वो कह रहा है कि नो मैटर क्या होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, इसका ये जुमला है। तो यहाँ पे इसी वजह से हमने विल का इस्तेमाल किया, शेल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो कह रहा है मुझे नतीजे की कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे विल इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे दोबारा एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ये शायद आपके हैंडआउट से आया हुआ है। बिफोर द बॉल, बॉल से पहले द इम्पोस्टर डैश हिमसेल्फ सो द गेस्ट वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। तो जो बिफोर द बॉल, अब यहाँ पे इम्पोस्टर क्या होगा, डिसलाइक, डिसम्बल्ड या डिसम्बल्ड, और आगे डिजाइन या डिसअसेंबल्ड। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है वो डिसम्बल्ड है, DISSEMBLED। सिंपल है, ये समझाने वाला कोई काम नहीं है, इसको बस आपने एज इट इज याद रखना है। उसके आगे दोबारा अप्रोप्रिएट वर्ड, दे डैश फॉर 3 hours व्हेन द स्टॉर्म सडनली ब्रोक। वो कह रहा है दे डैश फॉर 3 hours। अब यहाँ पे टाइमिंग की बात हो रही है, और ये हमेशा हमारे पास जो होते हैं ना पास्ट कंटिन्यू टेंस, इस तरह की बात होती है। तो पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, तो इस तरह से जो दो जुमले कंसेशन करते हैं, यानी परफेक्ट भी हो और कंटिन्यू भी हो, तो उसके हेल्पिंग में होते हैं हैव बीन, हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING, यानी टेंस की चौथी किस्म ये कंसीडर की जाती है। तो
यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा वो ये होगा, चूंकि दे है, दे के साथ हमेशा हैव, यानी कि इसका हैव का इजाफा होता है, हैज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, तो दे हैव बीन और आखिर में रनिंग, क्योंकि टाइम की बात हो रही है, क्योंकि ये जुमला आपके पास कौन सा है, जुमला आपके पास परफेक्ट कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी का इजाफा हमने करना होता है। तो दे हैव बीन रनिंग फॉर 3 hours व्हेन द स्टॉर्म सडन ब्रोक, तो यहाँ पे हैव बीन रनिंग इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपने एप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो है वो सेलेक्ट करना है, और ये आपका शायद अनसॉल्व्ड है, इसको चेकआउट करते हैं। ड्यूरिंग द मिडल एजेस मैन ऑफन फाउंड ईच अदर इन अ ड्यूल, DUAL, ड्यूल यानी दोहरा, DUAL, ये अनसॉल्व्ड है, इसका जो जवाब आएगा ना वो ये वाला आएगा, दिस वन, ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, DUAL, ड्यूल, ठीक है, बाकी सब गलत हैं। आपने DUAL, ड्यूल इन ऑर्डर टू सेटल सीरियस डिसएग्रीमेंट, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन DUAL है, ड्यूल है, ठीक है। इसका मैं अगर आपको रेफरेंस दिखाऊं तो ये देखें, ये वाला यहाँ पे राइट ऑप्शन मार्क हुआ हुआ है और बाकी सब गलत हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लें, ये इसका रेफरेंस है, मेक श्योर इसको जरा आपने याद रखना है, ये ड्यूल ऑप्शन है, DUAL चौथा वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, आपने ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है। क्रिएटेड इन द 1970s, 1970 के अंदर जब क्रिएट किया गया, बनाया गया, यानी कुछ 1970 में जो भी क्रिएट किया गया आपने वो देखना है, यानी कि आपने ज़रा इसको सोचना है, इसकी उर्दू को आप समझें तो आपको सारा कुछ समझ आएगा। क्रिएटेड इन 1970s, 1970 के अंदर जब बनाया गया, क्या बनाया गया वो आपको नहीं बताया गया। सम पीपल थिंक, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि स्पेस शटल्स आर टू ओल्ड एंड शुड बी स्क्रैप्ड। देखिए ये ग्रामेटिकल मसला है कि मुझे समझ नहीं आई, इसका मतलब है कि 1970 में जब बनाया गया तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि स्पेस शटल या जो रॉकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तो ये एक टोटली गलत बात है। इसको, इन तरह के सेंटेंसेस को जब आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं ना, इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, यानी कि यहाँ पे चीज़ें मिसप्लेस की गई हैं, तो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर ये वाला इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में वाज़िया तौर पे नहीं बताया गया होता तो उस चीज़ को हम कहते हैं ये हमें मिसप्लेस्ड है, चूंकि इसका मतलब है क्रिएट किया गया 1970 के अंदर, क्या क्रिएट किया गया वो आपको नहीं पता। कुछ लोगों ने सोचा कि ये अब जो शेल्टर्स है, स्पेस शटल्स होते हैं, ये यही होते हैं, रॉकेट्स को हम कहते हैं, ये अनदर नेम होता है कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और ये स्क्रैप होने वाले हैं, तो ये बात गलत है। यानी कि आपको टोटली वे में समझ नहीं आ रहा कि क्या बना, क्या स्क्रैप हो रहा है, क्या जो है वो ओल्ड हो गया, तो ये मिसप्लेस मॉडिफायर है, तो मिसप्लेस मॉडिफायर इसका राइट ऑप्शन है। अगर पेपर में ये आता है कि डिफाइन मिसप्लेस मॉडिफायर, तो आपने सिंपल ये लिखना है कि मिसप्लेस मॉडिफायर बेसिकली आर द मॉडिफायर्स दैट इज नॉट एक्सप्लेन द फुली एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं वो मिसप्लेस मॉडिफायर कहलाते हैं, ठीक है। द डार्क अराइव एंड डैश फॉरबिडिंग, ये सिंपल एक जुमला है, इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है, या समझाने वाला कोई काम नहीं है। फॉरबिडिंग स्काई स्कीम टू स्पीक टू जनरल मैकनी अबाउट द अपकमिंग वायलेंस दे वर अबाउट टू फेस, तो यहाँ पे FORE फॉरबिडिंग यानी फॉर बॉडिंग इसका राइट ऑप्शन है, फॉर BODING फॉर बॉडिंग, ठीक है। उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब, आपने एप्रोप्रिएट वर्ब के साथ जो है ना यहाँ पे अपने इसको आइडेंटिफाई करना है। आई डैश कंप्लीट साइलेंस नाउ वाइल आई ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, आई डैश, अब यहाँ पे देखो कंप्लीट साइलेंस, मैं अब इसको उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें ना तो इसका मतलब है मैं चाहता हूँ, देखो चाहता, आखिर में आया ता, चेलिफ चा हे ते अली, तो आखिर में ता आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉन्ट, WANT वॉन्ट, आई वॉन्ट कंप्लीट साइलेंस, मैं कंप्लीट साइलेंस यानी खामोशी चाहता हूँ, नाउ वाइल, जबकि अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करूँगा या ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे WANT वॉन्ट, ये देखें WANT वॉन्ट इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। उसके आगे देखें तो सिंपल यहाँ पे एक यूरोप है जो कि डिफाइन करते हैं सिस्टम को लोकेट करना है, आपने एनुअल कटिंग्स को डैश इन द मैनेजमेंट ऑफ कमर्शियल एंड द गवर्नमेंट फॉरकास्ट, बिकॉज क्योंकि क्या हुआ जी, अंडर दिस सिस्टम द फॉरकास्ट कैन टू बी ऑर्गेनाइज अप्रोप्रिएटली इक्वल यील्ड इज सच 1 ईयर। यहाँ पे आपने जो जुमला है वो बताना, चूंकि काउंटिंग्स आ गया तो काउंटिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यू जुमला है, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है, इज एक्सटेंसिवली यूज्ड, हैज़ नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ING का इजाफा है, तो अब ING का इजाफा हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इज
एक्सटेंसिवली यूज, ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, यानी कि करेक्ट सेंटेंस को आपने चूज करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैव, जहां पे वी और ये लिखा होता है ना वी, इसका मतलब है हैव। ये इसको आपने कंपोजिट किया हुआ है, आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, शायद आखिरी वाले लेक्चर्स में ये बातें लिखी हुई हैं। चूज करना आपने करेक्ट ऑप्शन को। वी हैव बीन हेयर फॉर 2 hours, ये एक जुमला ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर तमाम तर ग्रामेटिकल एरर्स को, तमाम तर ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ब का ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो यही होगा, वी हैव बीन हेयर, हम यहाँ पर हैं फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए। अब फॉर का मतलब हम फॉर को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि कौन 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे या शाम के 2 घंटे, तो वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और सिंस का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइमिंग का पता होता है। तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमें कोई 2 घंटे का नहीं पता कि ये सुबह के हैं, दोपहर के हैं या दोपहर के हैं या शाम के हैं। तो यहाँ पे फॉर 2 hours, तो राइट ऑप्शन है वी हैव बीन हेयर फॉर 2 hours। इस तरह के जुमले अगर ये एज इट इज़ पेपर में रिपीट नहीं होते, वैसे तो ये पेपर एज इट इज़ रिपीट होता है, लेकिन अगर पेपर में एज इट इज़ रिपीट नहीं होते तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इसको आपने याद रखना है। पेपर में इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ कोमास, आपने बताना जी कि कोमा कहाँ पर आएगा और किसके बाद आएगा। इवन हत्ता के थ्रू शी वॉज वेरी टायर्ड या ट्राइड, यहाँ पे कोमा आएगा, क्योंकि देखें ये एक टोटल जुमला है और उसके आगे इसने जैन की बात की, एक इंग्लिश नेम है बेसिकली। यहाँ पे जुमला आएगा TIRED टायर्ड के बाद, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। इससे पहले आएगा, जो नेम होते हैं ना या जो कैपिटल लेटर होता है उससे पहले आपका कोमा या फुल स्टॉप आता होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में यही है, बाकी एक टोटल वर्ड है, यानी कि टोटल आपके पास जो है वो एक जुमले की सेंस लिखी हुई है। तो यहाँ पे TIRED टायर्ड के बाद जुमला, ये कोमा जो है वो आपका प्लेस किया जाएगा। ये देखें TIRED टायर्ड के बाद जुमला इसने प्लेस किया, तो टायर्ड इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, दोज थग्स शुड बी अरेस्टेड बट दे विल कंटिन्यू टू टेरराइज द रेजिडेंट्स हेयर। बेसिकली वो दहशतगर्द की बात कर रहा है कि जब वो अरेस्ट हो गए थे या उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो दहशत है उसको कंटिन्यू किया, उसको स्प्रेड करने से वो बाज नहीं आए। तो ये सिंपल एक जुमला है, यहाँ पे बट आएगा, BUT, बट इसका राइट ऑप्शन है। लेकिन ठीक है, यानी कि जब वो अरेस्ट हो गए लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंटिन्यू किया, यानी कि दोबारा मुसलसल वो अपनी दहशत को रेजिस्ट करते रहे, फैलाते रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे बट इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, आपने जो पंचुएशन करेक्ट सेंटेंस है ना उसको बताना है। पेपर में ना आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो पेपर को आपने ज़रा अटेम्प्ट इस तरह से करना है कि आप लोगों ने हर चीज़ का ख्याल रखना है, पंचुएशन का हैंडआउट्स को ज़रूर पढ़ लेना है। अगर टाइम नहीं है तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ज़रा याद रखना है पेपर में, ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी। देखिए करेक्ट जो आपके पास पंचुएटेड सेंटेंस है उसको देखें। द पोइम कोमा विच रन टू 14 बुक्स कोमा इज फुन डल एंड प्रॉक्सी, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि पोइम्स के बाद तो है लेकिन यहाँ पे देखिए 14 बुक्स के बाद भी कोमा आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक अलग जो है वो हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा मेरी ये बात याद रखिएगा, कोमा आता कहाँ पर है, इसको रिकॉग्नाइज करने का, इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि आपने इसको इस तरह से रिकॉग्नाइज करना है जहाँ पे मैं अपनी बात को ख़त्म करके दूसरी बात करूँ। जैसे कि मैंने पेपर नहीं दिया कोमा क्योंकि मैं उस टाइम पे पाकिस्तान में नहीं था। तो देखिए मैंने पाकिस्तान में नहीं था, ये एक अलग बात है। तो यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ को, यहाँ पे मैंने अपने जुमले की सेंस को चेंज कर दिया, तो उससे पहले मुझे कोमा मार्क करना है। तो यहाँ पे भी देखिए द पोइम, जो पोइम है देखो ये एक अलग किताब है, यानी कि पोइम विच रन टू 14 बुक्स, जो कि 14 किताबों में लिखी जा रही है, इज ऑफन डल एंड प्रॉक्सी, वो बिल्कुल डल सी है, बोर सी है। तो यहाँ पे ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ये बहुत दफ़ा मोस्ट रिपीटेड MCQs है आपके फाइनल टर्म में, मेक श्योर इसको आप याद कर लें, या इसको आपने इस तरह से इसके कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है। आइडेंटिफाई एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, देखिए जी यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको ज़रा डिटेल से बताऊंगा, वर्ब क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है काम करना, जैसे कि स्पीकिंग, ईटिंग, ये सारा वर्ब है। ठीक है, अब एडवर्ब होता है जो कि आपके वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे कि वो लाउडली स्पीक कर रहा है। तो लाउडली क्या है, लाउडली बेसिकली आपका एडवर्ब है और स्पीक करना वर्ब है, यानी आपकी वर्ब की क्वालिटी को जाहिर करना,
आपकी वर्ब के एक्सप्लेनेशन को मजीद एक्सप्लेन करके बताना बेसिकली यहाँ पे एडवर्ब का काम होता है। अब यहाँ पे देखो इतने जुमले में इमेज वर्क ब्रीफली ऑन हर रिपोर्ट। देखिए ये आपके पास एक नाम है, फर्ज करें मैं इस नाम को जरा मजीद सिंप्लीफाई कर दूं, मैं कहता हूँ गर्ल यानी लड़की। गर्ल वर्क काम कर रही है ब्रीफली ऑन हर रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट के ऊपर। देखो वर्क यानी काम करना, ये वर्ब है। अब ब्रीफली ये वर्ब को जाहिर कर रहा है कि वो बड़ा डिटेल से, बहुत डिटेल से काम कर रही है, तो वो जो बहुत ज़्यादा डिटेल से काम कर रही है ये एडवर्ब है। तो यहाँ पे अब आप बताएं एडवर्ब क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब को। तो देखो एडवर्ब ये ब्रीफली है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि आप वर्ब बताएं तो वर्ब का मतलब काम करना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन था वर्क, तो आपने वर्क को सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये वर्क है यानी कि काम करना वर्क है, और काम करने की क्वालिटी को जाहिर करना कि वो ब्रीफली काम कर रही है या वो जो है वो एक स्लो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ये सारा एडवर्ब है। तो ये आपने एडवर्ब को भी याद रखना है और वर्ब को भी याद रखना है, पेपर में इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे। इंट्रोडक्शन जो होता है एसे का हैज़ टू पर्पस। ये आपके हैंडआउट से सिंपल आया हुआ है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। जो भी आपका इंट्रोडक्शन होता है ना ऐसे का, उसके दो पर्पस होते हैं, ठीक है। ये देखें टू पर्पस उसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको हैंडआउट से जाकर दिखाता हूँ। हैंडआउट में मुझे मिल नहीं रहा ड्यू टू शॉर्ट टाइम, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले अपने मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, फिर उससे रेलिवेंट कंटेंट आपने लिखना होता है। तो दो पर्पस बेसिकली उसके होते हैं, तो टू इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। पहले आपने मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाना है, दिखाना है, उसके बाद आपने उस मेन आइडिया के ऊपर वर्क क्या करना है, आपने मेन बॉडी में जाके उसके बारे में रेलिवेंट कंटेंट लिखना है। तो ये टू इसके मेन पर्पसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक्स सूटेबल फ्रेजल वर्ब। आपने वर्ब जो है उसको दिखाना है। तो द बैंड इज ब्रिंगिंग आउट, सिंपल काम है ये, ऑटोमेटिकली आपके जो है वो माउथ से आता है। द बैंड इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू एल्बम। जो बैंड है वो क्या कर रहा है, ब्रिंग आउट कर रहा है, निकाल रहा है नया एल्बम अगले साल में या न्यू साल में। तो यहाँ पे ब्रिंगिंग आउट इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये भी बाय डिफॉल्ट है, ब्रिंगिंग आउट इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपने ये काम कैसे करना है, ठीक है। यानी कि ये 3 या 4 नंबर आपने पेपर में कैसे ज़रा गेट करने हैं। देखो चूज करना है करेक्टली स्पेल वर्ड्स को। यहाँ पे देखें आपके पास वर्ब क्या जी, पोजेशन, POSSESSION। ये तो बड़ा आसान सा वर्ड है, POSS पोजेशन, POSSESSION। देखें अगर आपको कोई भी स्पेलिंग नहीं आ रहे ना पेपर में, तो आप क्या करें, आप सिंपल वर्ड के ऊपर जाएं। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि आपको इंग्लिश 101 के अंदर ना वर्ड खोलने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन अगर आपने वर्ड MS वर्ड ओपन किया हुआ है तो आप क्या करें, आप MS वर्ड अपना पेपर ओपन करने से पहले ओपन कर लें कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। MS वर्ड को आपने पेपर से पहले इंग्लिश के ओपन करना है। अब कोई भी वर्ड है आपको करेक्ट स्पेलिंग आपका MS वर्ड ही दिखा देगा, इससे आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आप इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब यहाँ पे देखो पोजेशन के मैं गलत स्पेलिंग लिखता हूँ, उसके बाद ये मुझे खुद ब खुद जो है वो ठीक कर देगा। फर्ज करें मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखे हैं POSSESSION, ये बेसिकली इसके करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन मैं लिखता हूँ POSSESSION। देखें इस तरह लिखेंगे तो ये आपको अभी तो नहीं दे रहा, लेकिन देखो इसने देखो आपको एक रेड लाइन दे दी है। इस रेड लाइन का मतलब है कि आपके स्पेलिंग गलत है। लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करेंगे ना आप लोग, तो देखो इसके करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे दे रहा है, तो देखें ऑटोमेटिकली इसने पोजेशन के करेक्ट स्पेलिंग जो है वो कर दी है। अब आप आगे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक करेगा। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि P छोटा है, इस P को मैं बड़ा करूंगा तो एरर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो देखो POSSESSION, तो इसने आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आगे अपना जो है ना वो काम या अपना जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको दिखा दिए। ये देखें ये सिंपल अगली लाइन में किया तो देखो उसने एज इट इज आपको करेक्ट स्पेलिंग जो है वो दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे इसके करेक्ट स्पेलिंग जो होंगे वो ऑटोमेटिकली वर्ड की फॉर्म में आपको दिखा दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप MS वर्ड से अपनी इस तरह जो है ना स्पेलिंग्स को ठीक करने की फैसिलिटी गेट कर सकते हैं। ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी डायरेक्ट से आपने इनडायरेक्ट में जाना है। ये ज़रा थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। डायरेक्ट जुमला आपको दिया हुआ है अली आस्क हिम, ठीक है, हाउ डिड यू सोल्व द प्रॉब्लम। ये आपके पास डायरेक्ट जुमला है, आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो है वो मूव करना है। अब कैसे मूव करेंगे आप देखिए, अली जो आस्क है ना, वैसे आस्क को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, लेकिन यहाँ पे सब आस्क है तो इसका मतलब कि आस्क ही रहेगा। अली आस्क हिम हाउ डिड यू सोल्व द प्रॉब्लम, ये नहीं होगा इसका, इसको चेकआउट करते हैं। इसका जो बेसिक जुमला है ना वो ये वाला बनता है, देखें ही आस्क मी, यानी कि आस्क को ये जो है ना इसको जरा छोड़ें, इसी पे आके समझते हैं। हाउ डिड यू सोल्व, बेसिकली अली आस्क हिम,
वैसे हिम को हम चेंज करते हैं, आज को भी चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब ऑप्शन में हमें चेंज नहीं किया हुआ, तो सिंपल रट्टा लगा लें, वैसे सारे गलत ही हैं। कि अली आस्क हिम हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि इस तरह से है, बस इसने इसको ख़त्म कर दिया है, तो यही आपने भी मार्क कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास यू होता है ना वो यू में ही रहता है, तो यहाँ पे ये यू में ही रहेगा, हैड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से शायद एक ये इसकी जो है वो एक जुमला या एक ये इसकी सेंस बनती है कि इसकी वजह से ठीक हो सकता है। तो यू हमेशा यू में रहेगा, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे यू में ही रहेगा, तो इसलिए बाकी सारा जुमला आपका सेम है, ठीक है। तो ये शायद इसने यू की वजह से यहाँ पे ये जुमला लिखा हुआ है या राइट किया हुआ है। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, 12 दफ़ा रिपीटेड थे, मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँ, सारे बताए हुए कॉन्सेप्ट ज़रा याद रखिएगा। बाकी पार्ट 2 का लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेक श्योर वहाँ से जाके ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।